नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी का स्थापना दिवस आज, पार्टी मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन। आज से बीजेपी के गांव चलो अभियान की भी शुरुआत। कार्यकर्ता अपने अपने घर पर लहरा रहे बीजेपी का झंडा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पार्टी मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से जारी हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं बीजेपी की ओर से आज के? योगेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा योगेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी का स्थापना दिवस है और आज कार्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां बीजेपी का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है और पार्टी के लोग पार्टी का झंडा घरों पर भी लहराएंगे इस दौरान। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के कार्यक्रम रखे गए बीजेपी की ओर से? देखिए विशाल, बिल्कुल आज भाजपा का स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस को लेकर के भाजपा पार्टी मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें करीब 11:30 बजे की अगर बात करें तो हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और पार्टी मुख्यालय पर जो भाजपा का झंडा है वो लहराया जाएगा। आज से जो है भाजपा इसके साथ ही जो है गांव चलो अभियान की भी शुरुआत करने जा रही है। जी योगेश, लेकिन ऐसे में क्या कहा जाए, किस तरह की तैयारियां भी हैं, क्योंकि हर घर झंडा भी लहराना है बीजेपी का, पार्टी का। देखिए, इसके लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वह अपने घर पर तिरंगा लहराएंगे भाजपा का और जो है झंडा लहराएंगे भाजपा का, और लगातार जो है इसके तरह के जो कार्यक्रम है वो आसपास के जो लोग हैं उनको समझाएंगे कि भाजपा ने कितना संघर्ष किया है। भाजपा के संघर्ष के साथ साथ जो भाजपा की जो सरकार है उसके कार्यों की भी व्याख्यान जो है वो करें, इसके लिए निर्देशित किया जा रहा है। और साथ ही जिस तरह से पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम रखा गया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचेंगे और लोगों को जो है वहां पर बताएंगे। पहले झंडा जो है फहराया जाएगा भाजपा का, उसके बाद जो है उनको जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार किस तरह से जो है पार्टी को शीर्ष नेतृत्व ने सींचने का काम किया है, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे मनोहर जोशी हो। तो इन तमाम जो बड़े नेता हैं इनके बारे में जो है जानकारी दी जाएगी, किस तरीके से पार्टी को सींच कर यहाँ तक लेकर आए हैं, किस तरह से सत्ता में सरकार आई है और कितने कार्य किए गए हैं। उन तमाम बातों को जो है जानकारी जो वहाँ पर मौजूद कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, उनको दिया जाएगा और इसको लेकर के लगातार जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो प्रदेश भर में जो मुख्यालय हैं भाजपा के, जिला मुख्यालय, उन पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहाँ पर भी जो है कार्यक्रम होंगे और वहाँ पर जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको जो है तमाम जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं यात्रा के दौरान किसी भी संभावित आपदा का प्रभावी तरीके से सामना करने और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24 अप्रैल को मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जाएगा, जिसको लेकर सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने आईटी पार्क स्थित यूएसजीएमए बिल्डिंग में मॉक ड्रिल को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है कि वे सुरक्षित वातावरण में अपनी चारधाम यात्रा पूरी कर सकें। उत्तराखंड की द्वाराहट सीट से कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट ने मंच से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगवाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल होता हुआ भी नजर आ रहा है। और वो कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि उनको बीजेपी और सीएम धामी के नारे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी कांग्रेस के ये विधायक बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़ चुके हैं। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा है कि इस तरह के नारे लगाने गलत है और इससे उन कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है जो सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं।
देखिए जिस तरीके का ये अभी वीडियो सामने आया है और जो है मंच से पुष्कर सिंह धामी जी के जिंदाबाद के नारे और हमारे जो विधायक जी के द्वारा ही किया गया है, मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का कार्य करता है। और जो कार्यकर्ता सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करता है, वो पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद के नारे लगाता है, वो नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाता है, उनके कामों की भर्त्सना करने का कार्य करता है। अगर मंचों से हम उन कार्यकर्ताओं से पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं तो ये उनका मनोबल गिराता है और ये पार्टी को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की जो है बात करता है। इसका संज्ञान माननीय अध्यक्ष जी बिल्कुल लेंगे और उचित फोरम पे इसकी जो है जांच होनी चाहिए और क्या ये पूरा मामला है, क्यों उन्होंने ऐसी बात कही है, ये इसकी जो है जांच हो करके ये स्पष्ट होगा। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा ये बात कहते हैं कि हमें विपक्ष से लड़ना है। अगर हम विपक्ष की तारीफ करने लगेंगे तो हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर विपक्ष के खिलाफ लड़ेंगे कैसे। और हर बार राहुल गांधी, अभी आपने देखा गुजरात सेशन में उन्होंने कही है ये बात कि कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल मौजूद हैं। तो इस तरीके की घटनाक्रम मुझे लगता है उनकी बात को सत्य साबित करने की तरफ इशारा करती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगर निगम देहरादून को सर्वाधिक भवन कर प्राप्त हुआ है। नगर निगम की ओर से टैक्स वसूलने के लिए कई तरह की मुहिम भी चलाई गई थी, जिनका असर लोगों पर पड़ा और छोटे बकायेदारों ने खूब बढ़ चढ़कर अपना भवन कर जमा भी कराया। नगर आयुक्त नमामि वंशल ने बताया है कि 65 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि भवन कर निगम में जमा की गई है। नगर निगम ने छोटे बकायेदारों को भवन कर जमा करने के लिए व्हाट्सएप की भी सुविधा दी थी, जिसमें 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन भी नगर निगम को प्राप्त हुआ है। में 2024-25 में नगर निगम को अब तक का सर्वाधिक भवन कर प्राप्त हुआ है और जो टैक्स कलेक्शन को लेकर के मुहिम चलाई गई थी, विभिन्न वार्ड्स में कैंप्स लगाए गए, साथ ही साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी सुविधा दी गई भवन कर जमा करने की और इससे छोटे बकायेदारों को काफ़ी लाभ हुआ है। इसमें 1 करोड़ की धनराशि केवल व्हाट्सएप के माध्यम से नगर निगम को प्राप्त हुई है और टोटल जो कलेक्शन है वो भी इस बार अगर हम रिबेट भी मिला लें तो 65 करोड़ से ऊपर की धनराशि है। ये अब तक का सर्वाधिक है और इस क्रम में जो टैक्स के हमारे टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया उनको भी सम्मानित करने की योजना है। इसके अलावा जिन बकायेदारों ने डिफ़ॉल्ट किया है, जिन्होंने अपना कर ससमय जमा नहीं किया है, उन पर भी नियमानुसार पेनल्टीज़ लगाते हुए साथ ही साथ पेनल्टी के इसमें ब्याज भी लगता है, इंटरेस्ट अमाउंट भी लगता है, तो वो दोनों ही उन पर पेनल्टीज इम्पोज करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रयास यही किया जा रहा है कि जितनी भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनमें भी नॉन रजिस्ट्रेशन की पेनल्टी लगाते हुए उनका रजिस्ट्रेशन हम इस वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित कराएं। नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए जितने भी संबंधित अधिष्ठान हैं नगर निगम की सीमा अंतर्गत, उन सभी को कंपल्सरीली भवन कर में रजिस्ट्रेशन कराना और भवन कर की देयता को का अनुपालन करना सुनिश्चित। दून विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय विज्ञान कार्यशाला का आयोजन आज समाप्त किया गया है। उत्तराखंड में इस तरह की ये पहली वर्कशॉप आयोजित की गई है। वहीं समापन दिवस के अवसर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के प्रोफेसर उदय मैत्रा ने बताया है कि 3 दिनों तक चली वर्कशॉप में ज़्यादातर थ्योरी को एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दिखाया गया और उन्हें सिखाया भी गया है। और आपको बता दें कि दून विश्वविद्यालय में विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया। थ्योरी को एक्सपेरिमेंट करके इसमें दिखाया भी गया, बच्चों को सिखाया भी गया और शोध करने की क्षमता इससे विकसित भी की जाएगी। मैं उदय मैत्रा, ऑनररी प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ये पिछले 3 दिन से हमारा यहाँ जो प्रयोगशाला चल रहा है, वर्कशॉप चल रहा है, यहाँ ये उत्तराखंड में पहला बार 3 साइंस एकेडमीज का प्रोग्राम है, लेक्चर वर्कशॉप प्रोग्राम। इसमें लगभग 200 के आसपास स्टूडेंट्स और टीचर्स आए हैं। ये 3 दिन से हमारा कोशिश था कि जो करिकुलम है बीएससी एमएससी का करिकुलम, वही फोकस रहेगा हमारा 12 लेक्चर में। 12 लेक्चर हमारा 6 रिसोर्स पर्सन से दिया गया। अभी लास्ट लेक्चर चल रहा है अभी,
और इसमें बहुत पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। आज लास्ट लेक्चर के टाइम में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और इनसे फ़ायदा ऐसा होगा कि इनको हम करिकुलम के बारे बोल रहा हूँ, लेकिन इसका थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव दिया जाता है इसी और कोई थ्योरी को हम एक्सपेरिमेंट हिसाब से भी दिखा रहा हूँ टेबल पर। तो इससे मेरा ख्याल है कि हमारा सबको आइडिया है कि इससे बच्चों का बहुत सुविधा होगा एंड इन द फ्यूचर उनको रिसर्च का मेंटालिटी भी डेवलप होगा। तो मेरा ख्याल से ये यहाँ जो स्टूडेंट्स आए हैं, टीचर्स आए हैं, सबके लिए हमारा रिसोर्स पर्सन के साथ कनेक्शन हो गया, ये भी चलते रहेगा ऐसा कनेक्शन थ्रू ईमेल एंड इलेक्ट्रॉनिक। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गदरपुर के पिपलिया नंबर 1 गांव में स्कूल बस की टक्कर से बच्ची की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी। वहीं सब इंस्पेक्टर पवन जोशी ने बताया कि मामले में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पोती को उतारा है, उसको उतार के चल दिया, बस आगे बढ़ा दी। मैंने बोला मेरा मिस्टी कहाँ है, मेरा मिस्टी कहाँ है। फिर कहते देखला धक्का ऐसे गिरा दिया। तो वो टायरों के नीचे आया था या टायर के नीचे तो नहीं आया ना? टायर के नीचे नहीं देखा था ऐसे ये बम्पर से टकराया होगा। बम्पर से टकरा छिटक कोई गया बास इनका। बूस नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं एकला वहीं पे था। कितना दिन हो गया स्कूल जाते हुए? चंपावत के बाराकोट ब्लॉक का दुरुस्त मौलानी गांव लंबे समय से पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। ग्रामीण लगभग 1 किलोमीटर दूर से पेयजल ढोने को मजबूर थे। शनिवार को क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता डिंकू धामी ने बताया कि मौलानी गांव में पेयजल की समस्या से ग्रामीण काफ़ी परेशान थे। गर्मियों में स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के गांव के भ्रमण के कार्यक्रम के दौरान उनके और ग्रामीणों ने पेयजल समस्या को प्रमुखता से विधायक के सम्मुख रखा। विधायक अधिकारी के द्वारा ग्रामीणों से जल्द हैंडपंप निर्माण का वादा किया गया था, जिस कारण आज ग्रामीणों को पेयजल की समस्या का काफी हद तक समाधान हो गया है। मौलानी में हम 5-6 परिवार ऊपर रोड में रहते हैं, तो हमें पानी की बहुत परेशानी थी। हम नीचे 1 किलोमीटर दूर से गर्मियों में पानी लाना पड़ता था। 2-2.5 महीना हमको बहुत समस्या होती थी पानी की। तो विधायक साहब यहाँ भ्रमण में गए थे, तो उनसे हमने ये अपनी बात रखी थी। उन्होंने हमारी इस बात का बहुत जल्दी संज्ञान लेकर हमें जो है ये हैंडपंप लगवा दिया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। वक्फ संशोधन बिल संसद के पास होने के बाद देश भर में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक और दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति हो रही है। और इन सब के बीच उत्तराखंड के सीएम धामी का एक बड़ा संकेत भी सामने आया है, जिसे लेकर विवाद तय है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में वक्फ की संपत्तियों की होगी जांच। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच की कही बात। हरिद्वार और देहरादून में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी। देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुख्य पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर पहले गैर पंजीकृत मदरसों को सील किया गया, तो अब अवैध मदरसों की फंडिंग की जा रही है। साथ ही अवैध मजारों को ध्वस्त किया जा रहा है। और संसद के दोनों सदनों ने वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ की संपत्तियों की जांच की बात कही है। हरिद्वार में मीडिया के सवालों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वक्फ की संपत्तियों की जांच कराई जाएगी। लंबे समय से देश को इसकी प्रतीक्षा थी। जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी या किसी अन्य विभागों की, इनको भी बिना किसी के वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी। इसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं। कई हजारों उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। राज्य गठन के बाद कई गुना बढ़ी संपत्तियां।
अब अवैध प्रॉपर्टी हो जाएगी सरकार निहित। समाज कल्याण में प्रॉपर्टी का होगा इस्तेमाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य गठन के बाद से अब तक प्रदेश में वक्फ की जमीनों में भारी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद से अब तक वक्फ की संपत्तियों में 6 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। लिहाजा ये जरूरी है कि अब वक्फ की संपत्तियों की जांच होगी और अगर कुछ पाया जाता है तो उस जमीन को सरकार के निहित कर उसका जल कल्याण में इस्तेमाल किया जाएगा। विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नवाचार देश के अंदर हो रहे हैं, नए कानून लाए जा रहे हैं और जो देश की तरक्की में जिनसे योगदान हो सकता है, देश की तरक्की, गति, उन्नति, प्रगति बढ़ सकती है, वो सारे काम, वो सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। ये भी बहुत ऐतिहासिक निर्णय जो है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी केंद्र की सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तानाशाही उस समय में होती थी जिस समय में देश के अंदर तुष्टीकरण चलता था, जिस समय इमरजेंसी लगती थी, देश के अंदर कई ऐसे काम होते थे जिस पर चर्चा भी नहीं होती थी। आज चर्चा हो रही है, विधिवत संसद पास कर रही है। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की 5362 संपत्तियां दर्ज। संपत्तियों पर अतिक्रमण, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार। देवभूमि के सभी जिलों में है बोर्ड की संपत्तियां। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की कुल 5362 संपत्तियां दर्ज है और ये संपत्तियां राज्य के 13 जिलों में फैली हुई हैं। इनमें कृषि भूमि, दुकानें, भवन और प्लॉट जैसे विभिन्न प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों की देखरेख और उपयोग की जिम्मेदारी उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन लंबे समय से इनमें से कई संपत्तियों पर अतिक्रमण, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं केंद्र की सरकार का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने वक्फ में जो है संशोधन बिल लाने का काम किया और वो पास भी हुआ, तो बहुत बहुत बधाई के पात्र है हमारी केंद्र सरकार। और जिसमें अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो हमारे प्रदेश की वक्फ की जो संपत्ति है, जो किसी प्रकार की जो है बहुत तादाद में है, तो उन सारी संपत्तियों की जांच होगी और जांच करने के बाद उन सारी संपत्तियों का जितना भी ब्यौरा होगा वो सरकार में निहित होगा। जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए उस संपत्ति को यूज किया जाएगा। गरीब, असहाय, निर्धन लोगों के लिए उनको दिया जाएगा, क्योंकि ये जो वक्फ की संपत्ति है ये अथाह संपत्ति है और इसमें लोक जन कल्याण की योजनाओं को इसमें बेहतर तरीके से सरकार उतारने जा रही है। जितनी भी संपत्तियां उन सब की जांच होकर के कोई गलत तरीके से अगर कोई काबिज है या गलत तरीके से कोई संस्थान बने हैं या गलत तरीके से वो संचालित हो रही है संपत्तियां, उन सबको सरकार में निहित करके लोगों के जनमानस की भावनाओं के अनुरूप उनके यूज के लिए लगाया जाएगा। निर्धन के लिए, असहाय के लिए, तमाम उन सबको ये संपत्तियां देने का काम करेगी सरकार। वक्फ बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हरिद्वार जिले में हैं, जहां 1926 संपत्तियां दर्ज हैं। इसके बाद देहरादून का नंबर आता है, जहां पर 1715 संपत्तियां पंजीकृत हैं। उधम सिंह नगर में 939, नैनीताल में 452, पौड़ी गढ़वाल में 128, चंपावत में 60, अल्मोड़ा में 94, टिहरी में 17, बागेश्वर में 13, पौड़ी में 12, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में केवल दो संपत्तियां ही दर्ज हैं। इनमें से 3456 संपत्तियां कर योग्य की है। फिलहाल वक्फ संपत्तियों में से कई या तो किराए पर दी गई है या फिर अतिक्रमण की चपेट में है। कुछ संपत्तियां न्यूनतम किराए पर दी गई है, जिन्हें बाद में ऊंचे किराए पर उप लीज पर दिया गया है। इससे वक्फ बोर्ड को राजस्व में भारी नुकसान होता है। सरकार की अब कोशिश है कि इन संपत्तियों से प्राप्त आय को समाज कल्याण के कार्यों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य और गरीबों की सहायता के प्रयोग में किया जाएगा। वक्फ बोर्ड से हमारा मकसद इतना ही है, जो मुसलमानों की जगह है, मंदिर हैं या उनके मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, उनको नहीं, वो सब उन्हीं का है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से जो उनके विकास में वो पैसा लगना चाहिए था, जिस प्रकार से वक्फ की गई थी, बेवाओं के देखभाल होनी चाहिए, बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम बनना चाहिए, नौकरी का विकास होना चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए, ये सब मोदी जी के प्रति जो विश्वास पैदा हुआ है, सबका साथ सबका विकास, आज मुसलमान समाज, महिलाएं हैं, अनेकों जाति के लोग हैं, सारे खुश हैं कि कहीं ना कहीं वक्फ में आए हुए प्रॉपर्टी हमारे विकास में काम आएगी। अभी तक लोग उनको वोट बैंक समझते थे, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया करते थे, संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है, भाषण दिया करते थे।
लेकिन मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास एक तरफ से कोने से काम चालू किया और दूसरे कोने पे खत्म किया। ना हिंदू देखा, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखा, उनके विकास के काम किए हैं। आज मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है और ये वक्फ प्रॉपर्टी उन समाज में मुस्लिम समाज के विकास में काम आएगी। उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों की संख्या भले ही काफी, लेकिन उनका समुचित उपयोग, संरक्षण और पारदर्शिता की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कहा जा रहा है कि नया वक्फ बिल इन कमियों को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो वक्फ संपत्तियों से राज्य में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक विकास के अहम योगदान सुनिश्चित किए जा सकेंगे, लेकिन इसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक चीज़ में बहुत उसको महारत हासिल है, वो है जो है सांप्रदायिकता फैलाना और तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति करना। पुष्कर सिंह धामी जी ने आपने देखा पहले मदरसों का मुद्दा लेके आए और अब जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की वो बात कर रहे हैं, उन्हें ये देखिए वक्फ बोर्ड का जो बिल है कितनी गहन जो है उस पर चर्चा हुई और अभी उस पर प्रेसिडेंट की जो कंसेंट मिलनी है वो बाकी है। तो मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी अपना उन्होंने 3 सालों में क्या कार्य किए हैं प्रदेश के लिए, विकास के लिए, ये बातें मंचों से करनी चाहिए अगर उन्होंने कुछ किया है तो। क्योंकि इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति, बांटने की राजनीति करके ज़्यादा दिनों तक अपनी राजनीति चलाना मुझे लगता है किसी भी पार्टी के लिए जो है सही बात नहीं है। उत्तराखंड की पहचान देवभूमि के रूप में है और राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी कई बार इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि देवभूमि के स्वरूप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य में पहले सीएम धामी के आदेश पर गैर पंजीकृत मदरसों को सील किया गया, उसके बाद फंडिंग की जांच के आदेश दिए गए। अब नया कानून बनाने पर वक्फ की संपत्तियों की जांच की बात कही गई है, जो कि जाहिर है इसे लेकर विपक्ष इन दिनों सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। लेकिन जिस तरह सीएम एक्शन में दिख रहे हैं, उससे कहीं से ऐसा नहीं लगता कि अब मुख्यमंत्री पीछे कुछ देखने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।